भारत का एक लड़का अपने परिवार की जीविका को चलाने के लिए यहाँ से सऊदी जाता है कमाने के लिए। लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का जो काफ़िल था वो इतना ज़्यादा खराब निकलता है, इतना ज़्यादा दुष्ट निकलता है कि जो वहाँ पर उसको काम दिया जाता है उस काम को वो नहीं करवाता है, बल्कि उसके बदले वो उसको दूसरे काम में लगा देता है और उसके बदले तकरीबन उससे 12 घंटे 15 घंटे की काम करवाता है और बदले में उसे सैलरी भी कम दिया करता था। सैलरी कम की तो बात ही छोड़िए, 1 महीने तक जब उस लड़के से काम करवाया तो उसके बदले में उसको सैलरी नहीं दिया। लेकिन कुछ समय बीतता है और जो लड़का है वो ज़्यादा जब परेशान हो जाता है तो फिर वो एक ऐसा कदम उठाता है, लेकिन उस कदम की जो कर दिया था उस लड़के ने, उसकी कमाई तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसका जो अंजाम होता है इतना बुरा हो जाता है कि उसको उस सऊदी अरब की अदालत में पेश कर दिया जाता है। वहाँ पर जब उसकी सुनवाई हो रही होती है तो यहाँ पे या तो फैसला यही होता है कि इसको मार दो या तो फिर इसको छोड़ दो, दो में से एक ही फैसला होता है। लेकिन यहाँ पर होता कुछ यूँ है कि जो जज साहब हैं जब उनके सामने उसका गुनाह पता चलता है तो पहले तो उसको सज़ा फांसी की हो जाती है, लेकिन फिर उस फैसले को थोड़ा सा गौर फरमाया जाता है और उसके बाद से जो जज साहब होते हैं उसको उसकी पीठ को थपथपाते हैं और कहते हैं कि इसके जितने भी पैसे हैं, यानी कि तकरीबन उस लड़के के 1 करोड़ रुपए के करीब हो चुके थे, और उन रुपए को दे करके जो वहाँ के जज होते हैं और जो वहाँ की पुलिस होती है उसको बाइज्जत इंडिया में वापस भेजती है। जब इस बात की चर्चा लोगों में पहुंचती है तो वाकई ये चर्चा का विषय बन जाता है कि वहाँ के कोर्ट में इस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया और वो भी पीठ थपथपा करके और वो भी करोड़ों रुपए दे करके। आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया था जिस वजह से वहाँ की पुलिस, वहाँ की कोर्ट उसकी सराहना करने लगती है। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या था, आखिर ये पूरी कहानी क्या थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। सच्ची घटना राजस्थान की है। दरअसल राजस्थान का एक लड़का होता है और उसका नाम जो होता है वो सिराज होता है, और उसकी जो परिवार में 3 लोग होते हैं। उसके पिता होते हैं फरहान और उसकी माँ होती है लियाकत। ये 3 लोगों का परिवार था, बहुत ही सुखी परिवार था। लेकिन परिवार के ऊपर अब जिम्मेदारियों का जब बोझ पड़ता है तो फरहान जी सोचते हैं कि क्यों ना अपने बेटे की शादी कर दी जाए, और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे यानी सिराज की शादी बगल के ही गांव में एक परिवार रहता है, काफ़ी संपन्न परिवार रहता है, उसी परिवार में लगाते हैं। उस परिवार में शादी करने के लिए वो राजी हो जाते हैं, जिस लड़की का नाम होता है रूबीना। रूबीना दिखने में बेहद खूबसूरत थी और वाकई उसके जो चर्चे थे वो हर जगह हुआ करते थे। जब शादी होती है, शादी से पहले उसके मायके में, यानी कि जहाँ पर उसका मायका होता है वहाँ पर भी उसके काफ़ी चर्चे थे। और जब उसकी शादी सिराज से होती है, सिराज का रंग कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, सांवला कलर ही हल्का सा होता है, लेकिन रूबीना उतनी ही खूबसूरत होती है। लेकिन गरीब घर की लड़की होती है, इसी वजह से उसकी सिराज से शादी हो जाती है। अब ऐसे ही वक्त कटता है घर में। अब बहू आ जाती है तो फरहान और उनकी जो पत्नी है लियाकत, वो परेशान हो जाती है कि आखिर ये कैसे अब गुजारा करेगा, क्योंकि ये तो कुछ कमाता धमाता है नहीं, आखिर ये करेगा तो क्या करेगा। अब सिराज जो है अब इधर उधर मजदूरी करने लगता है। मजदूरी करके जो भी उसको पैसे रुपये मिला करते थे वो पैसे रुपये ला करके अपने परिवार में दिया करता था और उसी से घर का भरण पोषण चला करता था। ऐसे ही वक्त करता है, लेकिन अब सिराज को भी लग जाता है कि अब ऐसे काम नहीं बनेगा। वो सोचता है कि क्यों ना हम सऊदी चले जाएं, और इसीलिए वो सऊदी जाने की सोचता है और वहाँ से वो अपना पासपोर्ट अप्लाई करवाता है और तकरीबन 1 महीने का लगभग समय लगता है और उसका पासपोर्ट बन करके रेडी हो जाता है। अब फिर वो अलग अलग ये जो ब्रोकर होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनके हाथ दौड़ने लगता है कि उसको सऊदी भिजवा दें, लेकिन कई जगह बात करने के बाद भी उसको सफलता हाथ नहीं लगती है। तो वैसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन एक वक्त आता है कि उसको एक ब्रोकर मिल जाता है, एक दलाल मिल जाता है जो उसको भिजवाने के लिए तैयार हो जाता है। बदले में उसको जो पैसा देना होता है, किसी तरह वो अपने परिवार में अपने बीवी के जो गहने थे उसको रख करके और लोगों से कर्जे ले करके तकरीबन 1 लाख रुपए की रकम को जमा करता है, और फिर वहाँ से वो उस ब्रोकर को देता है, उस दलाल को पैसे देता है, और वहाँ से उसको वीज़ा मिल जाता है और वो सीधा सऊदी पहुँचता है। सऊदी पहुँच करके जो वहाँ पे काफिल था, जो यानी कि जो उसका मालिक था, वो आता है, उसको रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उसको ले करके चला जाता है। वहाँ पर एक कंपनी होती है, उसी कंपनी में उसको बतौर वर्कर पे उसको रख दिया जाता है, यानी कि 1200 रियाल पे वो गया रहता है।
लेकिन उसको 1200 रियाल तो मिलने की तो बात तो ठीक थी, लेकिन उसको जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा था। यानी कि लगभग उस व्यक्ति से 12 घंटे 15 घंटे की काम कराया जाता था। यानी कि उसकी जो जॉब की जो टाइमिंग थी लगभग 8 घंटे की थी, लेकिन उसका मालिक उसे ओवर टाइम करवाता था, बदले में ओवर टाइम के पैसे भी नहीं दिया करता था। अब आमतौर पर होता कुछ यूँ है कि यहाँ के अगर व्यक्ति अगर वहाँ चला जाए तो फिर वहाँ पर वो उनका गुलाम हो जाता है, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन अब उनको करना ही है और उनको सहना ही है। या तो फिर वो भाग करके आएगा तो भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि पासपोर्ट जो होता है उनका जमा हो जाता है वहीं पे, और चाह करके भी वो नहीं आ सकते। अब इसीलिए वो बार बार उनसे विनती करता है कि वो उसको छोड़ दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा है उससे, और काम भी काफ़ी खतरनाक था, जानलेवा था। लेकिन उसका जो काफिल था उस छोड़ने के तैयार नहीं था, और कहता है कि जब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो फिर तुम जाओगे कहाँ। अब जो लड़का था वो परेशान था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब कुछ दिन तक वो काम करता है, यानी कि 1 महीने तक काम करता है, और उसके बदले में उसको उसकी सैलरी मिलती है। सैलरी भी आधी मिलती है, यानी कि 1400 रियाल की बजाय उसको तकरीबन 650 करीब 700 करीब उसको रियाल मिलते हैं। अब जिसको लेकर के वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर इतने में वो अपना गुजारा कैसे करेगा, अपने घर पे कैसे भेजेगा। अब इसीलिए उसने ये फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो जाएगा, अब वो इस कंपनी में काम नहीं करेगा, और वहाँ से वो छोड़ करके कंपनी को फरार हो जाता है और चला जाता है, और जा करके दर बदर भटकने लगता है, इधर उधर कहीं कहीं जा करके जॉब कर लिया करता, कहीं किसी का पोछा लगा दिया करता, झाड़ू लगा दिया करता। ऐसे ही करके वो अपना गुजारा करता है। लगभग 2 हफ्ते का समय गुजर जाता है, और 2 हफ्ते के बाद उसको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो काफ़ी अच्छा इंसान होता है, और वो उस लड़के को देखता है, उसकी मेहनत को देखता है, तो उससे कहता है कि तुम करते क्या यहाँ पे हो। तो वो कहता है कि साहब अभी तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता हूँ, और मैं यहाँ पर काम के लिए आया था, लेकिन जो मेरा काफिल था वो मुझे गलत जगह पे लगा दिया था, और बदले में मुझे पैसा भी कम दे रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे काम छोड़ दिया और अपना गुजारा कर रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी तरह अपने देश पहुँच जाऊँ, जहाँ पर मैं अपना गुजारा कर सकूँ। वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मेहनत और लगन को देख करके मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। एक काम करो कि मेरा बकरियों का धंधा है, बिजनेस है, तो एक काम करो कि तुम मेरे काम में मदद करो, उसके एवज में मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा, और काफ़ी अच्छे खासे तुमको रकम दिया करूँगा। वो कहता है कि ठीक है, और इधर जो लड़का है अब उसी के साथ लग जाता है और अपने उसी काम में बिजी हो जाता है। अब जो वो काफिल था, जो नया वाला उसको मिला था, वो काफ़ी अच्छा इंसान था, और उसको वो प्रति महीने पैसे दे दिया करता है। लेकिन ये जो सिराज था, अब वो जो सऊदी के काफिल होते हैं वो काफ़ी ईमानदार होते हैं, और कोई कोई बेईमान भी होते हैं। तो वो सोचता है कि मैं अपने पैसे इन्हीं के पास जमा कर दिया करूँगा तो सब कुछ सही रहेगा, और इसीलिए वो कहता है कि एक काम करिए कि आप मेरे पैसे अपने पास ही रखे रहिए, जब मैं वापस इंडिया जाऊँगा तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। वो कहता है कि ठीक है। अब ऐसे ही वक्त कटता है, और उसका जो बिजनेस है वो काफ़ी बढ़ता चला जाता है, काफ़ी बढ़ता चला जाता है, और इसकी सैलरी उसी के पास जमा होती जाती है। अब ऐसे ही वक्त कटता है, और तकरीबन जब 3 साल का वक्त गुजर जाता है और काफिल को भी उस सिराज पे भरोसा हो जाता है, तो वो कहता है कि एक काम करते हैं कि अब हमारा जो बिजनेस है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, अब मैं इसको अकेले संभाल नहीं पा रहा हूँ, एक काम करते हैं कि हम लोग पार्टनर हो जाते हैं, और तुम आधा हिस्सा तुम रख लिया करना, आधा हिस्सा मैं रख लिया करूँगा, और इस काम को और भी बड़े स्तर पर लेकर के चलते हैं और अच्छे से लेकर के काम करते हैं। तो वो कहते सिराज मान जाता है, वो कहता है कि ठीक है। लेकिन अब बात ये थी कि जो पैसा था वो तो उसके काफ़ी पास ही जमा हो जाया करता था। सिराज के पास बस कुछ पैसे रहा करते थे जिससे उसका खर्चा बर्चा चल सके। लेकिन अब इधर सिराज भी को लगता था कि चलो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलते दो। और तकरीबन जब 5 साल का समय गुजर जाता है तो वो एक दिन अपने काफिल से कहता है कि एक काम करते हैं कि अब मुझे अपने घर बात किए, अपने घर गए, बहुत जमाने हो चुके हैं, 5 साल का वक्त गुजर गया, मेरे घर वाले जहाँ समझ रहे होंगे कि मैं मर गया या फिर जिंदा हूँ इस बात की उन्हें भनक तक नहीं है, कभी मैंने उनसे बातचीत भी नहीं करी। क्योंकि सिराज को इस बात का डर था कि अगर अपने घर पे बातचीत करेगा या फिर पैसे भेजेगा तो बहुत ही ज़्यादा उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए वो कहता है कि अब एक काम करिए कि आप ये पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन जो काफिल है अब उसके पास पैसे की जो रकम थी वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि महीने के जो उन लोगों के पैसे थे उन लोगों का टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, और उसका हिस्सा अब ये जो काफिल था वो नहीं देना चाहता था। वो सोचता था कि ये सारे पैसे को मैं अपने पास ही रख लूँगा तो सारे पैसे मेरे हो जाएंगे, और इसीलिए वो सोचता है, वो सिराज से आनाकानी करने लगता है और उसको डराता धमकाता भी है। लेकिन एक दिन यानी कि लगभग 6 दिन बाद
जो काफिल है वो सिराज के पास जाता है और कहता है कि देखो भाई सिराज, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई है, मैं तुम्हें सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मैं थोड़े से लालच में आ गया था, अब इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। अब सिराज ही काफ़ी नरम दिल इंसान था, वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, 2-3 दिन के लिए, तो एक काम करो कि तुम मेरे घर पे ही चल रहो और वहाँ पर मेरी बेटी को और मेरी पत्नी को जहाँ स्कूल छोड़ना होगा तुम जा करके स्कूल छोड़ दिया करना और उनको घर ले आ करके छोड़ दिया करना। बदले में जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे काम, बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना है, तो मुझे मैं इसलिए अपने परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकता। सिराज भी कहता है कि ठीक है, क्योंकि सिराज ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जा रहा था उस घर पे, बल्कि कई दफ़ा जा चुका था और ऐसे ही वक्त कटता है। लेकिन जो सिराज है उसके घर पे जाता है और उसकी बेटी को उसको ले जाकर के स्कूल छोड़ता है, लाता है। लेकिन जो 6वें दिन सिराज उसके घर पे गया और लगभग उस घर के लगभग 8-11वें दिन उसकी लड़की का जो था वो जन्मदिन था, काफिल के लड़की का जन्मदिन था। तो उस दिन उसने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम रखा था, यानी कि उस घर में उसके कुछ दोस्त आने वाले थे, सिराज तो था ही, उसकी पत्नी थी और उसकी बेटी थी। अब इसीलिए फंक्शन की तैयारी चल रही थी, सिराज भी उस तैयारी में जुटा हुआ था। और जो सिराज है वो अपना सारे काम में मस्त था, मस्त काम करते हुए वो जाता है और जाने के बाद से कुछ सामान होता है वो ला करके उस काफिल की पत्नी को देता है और देने के बाद वो चला जाता है अपने कमरे में सोने के लिए। यानी कि जो कमरा था उसी कमरे के घर के जस्ट बगल में ही एक और रूम था, गेस्ट रूम था, उसी रूम में सिराज चला जाता है सोने के लिए, दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है और सोया रहता है। लेकिन इतने में ही लगभग 4 लोग आते हैं और दरवाजे को पीटने लगते हैं और जो दरवाजा है जब जाकर के सिराज खोलता है तो चारों लोग उस व्यक्ति को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं और उसको कहते हैं कि आखिर तुम ये गलत क्यों कर रहे थे, इसकी बीवी को छेड़ क्यों रहे थे। अब जैसे सिराज इस बात को सुनता है वो परेशान होता है, कहता है भैया मैंने किया क्या है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने किसी को नहीं छेड़ा, बस मेरा काम तो सामान ला करके देना, मैंने भाभी जी को दिया, उसके बाद मैं आकर के अपने कमरे में सो गया, ना हो तो आप उनसे उन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन जो काफिल था उसने पूरा एक षड्यंत्र रच रखा था ताकि अब इसको यहीं पे ये ठिकाने लगा देगा या तो फिर इसको जेल की हवा खिला देगा और वहाँ से, जैसे सऊदी में ये कानून बहुत तगड़ा है कि अगर महिला के से छेड़खानी अगर करता है इंसान तो उसको जेल हो जाती है, उसको फांसी हो जाती है। और वो भी यही से समझ के यही करना चाहता था और इसीलिए उसने ये सोचा कि चलो क्यों ना हम इसको ठिकाने ही लगा देते हैं। अब इसीलिए वो उसको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं और पीटने के साथ साथ जो काफिल होता है वो भी आता है और कहता है कि मैंने तुम पे भरोसा किया, तुमने मेरी पत्नी के साथ ऐसा कर दिया। अब इस पर जो सिराज होता कहता है कि नहीं भैया मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि आप भाभी से पूछ लो। तो फिर वो उस अपनी बीवी को बुलाता है और वो भी कह देती है कि हाँ इसने मेरे साथ छेड़खानी की, मुझे सामान देने के बहाने मुझे छू रहा था, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सिराज को सारा माजरा समझ में आ गया कि ये मुझे पैसे ना देने के बहाने कर रहा है ताकि मुझे ये पैसे नहीं देगा और मुझे जेल की हवा खिला देगा, मैं मर जाऊंगा और सारे पैसे ये हड़प करके बैठ जाएगा। फिर वो उस काफिल से कहता भी है कि अगर भाईजान आपको अगर पैसे लेने हैं तो आप सारे ले लीजिए, लेकिन इस तरह का षड्यंत्र मत रचिए, मुझे मेरे देश भेज दीजिए, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। लेकिन जो काफिल था वो अब एक भी नहीं सुनने के लिए तैयार था, बल्कि वो एकदम गुस्से में लाल पीला था और थाने में फोन करता है और उसको ले जा करके पुलिस जो है जेल की हवा खिला देती है। लेकिन सऊदी अरब का जो कानून है वो बहुत ही सख्त है, बहुत ही तगड़ा है, इसीलिए जो सुनवाई है बहुत जल्दी हो जाती है। यानी कि लगभग चौथे दिन ही उसकी सुनवाई होने लगती है और सुनवाई के में जो सिराज है, सिराज से पूछा जाता है कि एक बात बताओ कि क्या तुमने गलत किया, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ भी कहना है। अब सिराज जो था वो शांत था, वो कुछ नहीं बोलता, कहता साहब मैं यहाँ पर कुछ बोलूँगा भी तो कोई मेरे सुनने वाला नहीं है। और ये जब कहता है वो परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद उसको कहा जाता है कि ठीक है जो भी होगा इस फैसले को बरकरार रखा जाता है, इसकी जो सुनवाई है वो परसों होगी, 2 दिन टाल दिया जाता है और उसको फिर सिराज को जेल लेके चला जाता है। वहाँ पर एक और व्यक्ति मिलता है जो पहले से ही कैदी बना हुआ था और जेल में माफ़ी चाहते हैं कोर्ट में एक चीज़ और हुई थी, वहाँ पर भी उसकी काफिल की पत्नी का बयान होता है, काफिल का बयान होता है, काफिल की बेटी का बयान होता है। वहाँ पर सभी लोग ये बोलते हैं कि इसने बहुत बड़ी गलती की थी, इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी, रेप करने की कोशिश की थी। अब जज साहब को भी लग जाता है कि चलो ठीक है, अगर ये किया था तो किया था। लेकिन जज साहब बड़े ही समझदार टाइप के इंसान होते हैं, उन्होंने जब सिराज की मासूमियत को देखा, सिराज के चेहरे को देखा तो उन्होंने भांप लिया, क्योंकि
जो जज होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जज उनका नाम ऐसे नहीं लिया कहा जाता है, वो जज कर ही लेते हैं। सिराज के चेहरे को देख करके और पता नहीं उनको क्या ऐसा लगा था कि वो 2 दिन के फैसले को बरकरार रखते हैं। जब सिराज जेल में जाता है, वहाँ पर उसका एक दोस्त बन जाता है। उससे पूछता है कि भाई तुम्हारा माजरा क्या है, तुम आखिर तुमको किस लिए पकड़ा गया है। अब सिराज जो सारी अपनी आप बीती थी वो बताता है कि कैसे वो इंडिया में आया से सऊदी आया था और कैसे उसके काफिल ने एक काफिल ने धोखा दिया, दूसरे काफिल पे उसने भरोसा किया, तो उसके पास जब मोटी रकम हो गई तो वो देने से मना कर रहा है और साथ ही साथ वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी की है। अब जो उसका नया दोस्त बना था वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, उसी तरकीब के तुम सहारे वहां पर जा करके जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसा ही बोलना। देखो सजा तो तुम्हें वैसे भी होने वाली है, तुम मरने तो वैसे ही वाले हो, लेकिन क्या भरोसा कि ये तरकीब जो है वो काम आ जाए, तो इसीलिए मैं तुम्हें जैसा बोलता हूँ तुम वैसा ही करना। अब सिराज जो होता है वो कहता है कि ठीक है, और इसीलिए सिराज उसके कहे अनुसार जो शब्द वो बोलता है सुनता है उसको वही जाता है। जब तीसरे दिन उसकी जब सुनवाई होती है कोर्ट रूम में, उसको सिराज को खड़ा किया जाता है कटघरे में, तो वहां पर जज साहब उसे पूछते हैं कि देखो अब फांसी की सजा तो तुम्हें देनी ही है, ये तो फिक्स है, लेकिन अगर तुम्हें अपने सफाई में कुछ कहना है तो तुम अब भी तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें एक मौका दिया जाता है, तुम कह सकते हो ताकि तुम्हें ये न लगे कि तुम्हें मौका नहीं दिया गया। सिराज कहता है कि ठीक है जज साहब, मैं जो भी बातें हैं मैं कहना चाहता हूँ, आखिर मेरी जो गलती है मैं अपनी गलती को मैं मान रहा हूँ। जैसे जो सिराज का जो काफिल था, ये इसकी बीवी जो थी वो काफी सज्जन थी, काफी नेक दिल इंसान थी, लेकिन उसके काफिल ने, उसके पति ने उसको चढ़ा रखा था। अब सिराज जो है वो कटघरे में खड़ा था और कहता है कि जज साहब, मैंने इनकी पत्नी के साथ रेप किया है, मैंने इनकी पत्नी के साथ गलत किया है। अब जज साहब जब ये सुनते हैं तो उनका चेहरा सन्न रह जाता है और सभी लोग जितने भी कटघरे में लोग बैठे थे कोर्ट रूम के अंदर, सभी लोग अवाक रह जाते हैं। और जज साहब से वो कहता है कि मैंने इनकी पत्नी का बलात्कार किया है, मैंने इनकी पत्नी को छेड़ा है और ये मुझे खुद भाव देती थी। जब मैं इनके घर पे आया, जब मुझे ये काम करवाने के लिए बुलाती थी, कोई भी काम रहता था तो मुझे टच करने की कोशिश करती थी, मेरे साथ ज़बरदस्ती करती थी, फिर मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैंने इनकी पत्नी का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा, पत्नी का मैंने रेप किया, और चाहे इसको आप रेप कह लीजिए या फिर प्रेम कह लीजिए, इनकी पत्नी जो है वो मुझसे अथाह प्रेम करती है। और उनकी पत्नी ये भी कहती है कि जो उनका पति है वो बिल्कुल निठल्ला है, निकम्मा है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि उनका पति जो है वो नामर्द है, वो किसी काम का नहीं है, इसीलिए वो मेरे ऊपर लट्टू हो जाती है उसकी पत्नी, और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उत्सुक रहती है। मैं एक बार नहीं बल्कि मैंने इसकी पत्नी के साथ हजारों बार संबंध बनाए हैं, और इसीलिए एक दिन ये इसने देख लिया और शायद हो सकता है कि इसीलिए मुझसे इसने कहा है। अब जज साहब को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा, अपनी बातों पे यकीन नहीं हो रहा कि ये एक इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है। अब जो सिराज जो था, उसकी जो मालकिन होती है यानी कि जो काफिल की पत्नी होती है, अब उसको गुस्सा आ जाता है। अब उसको, क्योंकि अब बात उसकी इज्जत पे आ गई थी, उसके पति की इज्जत पे आ गई थी, अब उसने आओ न देखा था, और वो बोल उठती है जज साहब ये झूठ बोल रहा है। तो वो अब ये भी कहता है कि जज कहते हैं कि आखिर कैसे ये झूठ बोल रहा है। सिराज कहता है कि साहब ये झूठ बोल रही है क्योंकि मैंने इनके बहुत ज़्यादा मजे लिए हैं, और शायद इनका पति आज तक ये सुख इनको दे ही नहीं पाया था। जब से इनकी बेटी हुई, शायद इनकी बेटी भी इनकी बेटी नहीं है, ऐसा इनकी पत्नी का कहना है, इनकी ये कोई दूसरे मर्द की ये बेटी है। अब जैसे ही बात इज्जत पे आती है काफिल की बीवी के, तो काफिल की बीवी भड़क उठती है और वो सीधा सीधा कटघरे में जा करके सीधा बोल उठती है, जज साहब ये जो भी बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है, इसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, मेरा पति इस पर झूठे इल्जाम लगा रहा है, और ऐसा बिल्कुल बात ही नहीं, मेरा पति जो है वो बहुत अच्छा इंसान है, वो नामर्द नहीं है। तो अब सिराज कहता है कि क्या मैंने तुम्हारे साथ रेप नहीं किया, मैंने तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा पति नामर्द है। इस पर जो काफिल की पत्नी होती है वो कहती है कि नहीं ये झूठ बात है, मैंने तुम्हारे साथ कभी संबंध बनाया ही नहीं, और ना ही तुमने मुझसे बनाने की कोशिश की, ये गलत बात है। अब इस पर जो जज साहब होते हैं कहते हैं कि जो बात है उसको साफ साफ बताओ। तो काफिल की जो पत्नी होती है वो सारी बातों को बयां कर देती है और कहती है कि जज साहब इन्होंने इसके पैसे लिए हैं, ये दोनों लोग एक ही साथ काम करते थे, लेकिन जब पैसे की रकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तकरीबन 1 करोड़ रुपए से जब ज़्यादा हो जाती है, तो इन्होंने
पैसे ना देने के बहाने मुझसे गलत काम करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि तुम बस इतना कह देना कि इसको ये तुम्हें छेड़ रहा था और बदले में इसको फांसी हो जाएगी, इसलिए सारे पैसे मैं हड़प कर जाऊंगा। जैसे ही जज साहब इस बात को सुनते हैं उनको गुस्सा था और फिर वो काफिल से पूछ उठते हैं कि क्या ये बात सही है, तुम्हारी जो पत्नी कह रही है सही है? तो काफिल भी नजरें झुकाए हुए कहता है जी ये बात सही है, इसने मेरी पत्नी के साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं पैसे के लालच में आ गया था और इसीलिए मैंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। और सिराज जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। अब जज साहब बड़े ही सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि आदमी पैसे के लिए किस हद तक गिर सकता है कि अपनी पत्नी को जलील करवाने पर उतर जाता है। जज साहब सिराज को अपने पास बुलाते हैं और उसकी पीठ को थपथपाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुमने बहुत ही ज़्यादा सही फैसला किया है, तुम गलत नहीं थे और तुम इसीलिए निडर होकर के सारी बातों का जवाब दिए हो। अगर तुम ऐसा नहीं बोलते तो शायद आज मुझसे गलती हो जाती, एक निर्दोष को मुझसे सज़ा मिल जाती और मैं उसको फांसी की सज़ा देता, शायद इसका पश्चाताप मैं पूरी ज़िंदगी भी नहीं कर पाता। तो वो कहता है कि जी जज साहब, लेकिन जज साहब पूछते क्या कि तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? तो जो व्यक्ति होता है वो अपने जो उसको जेल में एक दोस्त उसको मिला था उसी की बातें बताता है। कहता है कि जज साहब वो भी निर्दोष है लेकिन उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है इसीलिए कि वो कर सके। अब जज साहब को इतना उस सिराज पे भरोसा होता है कि वो भी उसको कहते हैं कि उस लड़के को भी बाइज्जत बरी कर दिया जाए, उसको इज्जत के साथ इंडिया भेजा जाए। अब ये दोनों दोस्त सिराज और वो दोनों इंडिया जाते हैं। सिराज के अकाउंट में सारे पैसे जो होते हैं तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर की रकम होती है वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है और सिराज खुशी खुशी अपने देश वापस आता है। यानी कि 1 करोड़ रुपए की बात सुनकर के कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि भाई 1 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर नहीं कमा सकते, बल्कि उनका जो बिजनेस था वो इतना बढ़िया चल रहा था कि जिससे अब मैंने शायद आप लोगों को बताया कि वो लोग पार्टनर बन चुके थे और आधे आधे का फैसला हो चुका था। अब आधे पैसे सिराज लगता था तो आधा पैसा उसका काफ़ी लगता था, ये रकम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। दोनों लोग इंडिया पहुंचते हैं और दोस्त उसका है वो अपने घर चला जाता है और उसमें से सिराज भी अपने दोस्त को तकरीबन 10 लाख रुपए देता है और उसको अच्छे से उसको विदा करता है। वो दोस्त अपने घर चला जाता है और सिराज अपने घर अपने परिवार में जा करके मिलजुल करके वो खुशी खुशी अब रह रहे हैं। और तो ये थी आज की पूरी कहानी। एक सच्चाई को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, जो सच होता है वो सामने आकर ही रहता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।